संक्रमण देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत तेजी के साथ पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है, जिससे पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। इस वक्त जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात, लगातार संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, देश के हर हिस्से हर कोने तक ये संक्रमण पहुंच गया है। हालांकि राहत की बात यह है झारखंड के लिए कि संक्रमण के दर में थोड़ी कमी जरूर नजर आ रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा, प्रभात, फिर से वही सवाल कि आखिर ये थमता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा। आशा, देखिए आपने सही कहा कि संक्रमण का दायरा थोड़ा कम हुआ, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा कम तो जरूर हुआ है, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी उसी तरह सामने आ रहे हैं। 26 कल भी मौत हुई है। आप समझ सकते हैं कि मौत के आंकड़े में कहीं ना कहीं डराने वाले आ रहे हैं। और अब तो चिंता का विषय ये भी है आशिया, पूर्वी सिंहभूम के लिए, कि अब ये ग्रामीण क्षेत्र की ओर भी बढ़ने लगा। अब ग्रामीण क्षेत्र से भी 30-40 इस रेशियो में पॉजिटिव केस सामने आने लगे हैं। ये अगर हम 10 दिन 15 दिन की बात करें, पिछले 10 दिनों की बात करें, तो शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस आ रहे थे, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जिला प्रशासन के लिए खासकर हो गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर इसका फैलाव बहुत बड़े पैमाने पर हो गया तो वहाँ की क्या स्थिति रहेगी समझा जा सकता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हालांकि जिला प्रशासन ने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी है, जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे व्यवस्था कर रखी है, लेकिन जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर आपाधापी है लोगों में, जिस तरीके से लोग ऑक्सीजन बेड के लिए परेशान हो रहे हैं, वो कहना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि जिला प्रशासन ये मेहनत कर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका जो फैलाव हो रहा है उसको रोका जाए। इसी को लेकर जब राज्य के मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ये आदेश पारित किया था कि जो भी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उसे 7 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर में रखना है, उसके बाद उसे उसके घर भेजना है, उसके गांव भेजना। तो ये पहल तो की जा रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सामने आती है आशिया की। मान लीजिए जो ट्रेन आ रही है तो ट्रेन के पहले स्टॉपेज होता है तो वहाँ उतर जाते हैं लोग टेस्ट के डर से। तो ये सब भी जिला प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि अगर उसके जो प्लेटफॉर्म के पास में जो ट्रेन रुकने वाली है या टाटा नगर से आगे पीछे जो स्टेशन है वहाँ पर भी कड़ाई से देखना होगा कि ताकि जो कहीं ऐसा ना हो कि पैसेंजर आगे पीछे उतर कर वो अपने गांव चले जा रहे हैं। गांव जाने के बाद ही निश्चित है इसी चलते ये स्प्रेड भी होने लगा है। और देखिए आपने कहा कि मौत के आंकड़े सही में डराने वाले, और पूर्वी सिंहभूम में मौत के आंकड़े हर रोज 20 से ऊपर सामने आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। चूंकि ये भी एक कारण है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, या वो हार्ट के प्रॉब्लम हो या किडनी के हो या फिर लंग से रिलेटेड हो, तो इन सब पेशेंट की ज़्यादा मौतें हो रही है। हालांकि कुछ ऐसे भी पेशेंट है जो एकदम स्वस्थ है, उसके बाद उसे कोरोना ने अपने चपेट में लिया और उसकी जान चली गई, ऐसे भी केसेस सामने आए हैं। हालांकि जो टीएमएच प्रबंधन है वो अब साफ तौर पे कह चुका है कि टीएमएच में बेड अब फुल हो चुके हैं और लोगों को जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी के बाहर बैठा के ऑक्सीजन दिया जा रहा है। तो समझा जा सकता है क्या स्थिति परिस्थिति बन गई है। और देश के जो बड़े विशेषज्ञ हैं उन लोगों की अगर हम बात माने, अगर उन लोगों की हम लोगों ने कई सोशल मीडिया में वायरल वीडियो को सुन रहे हैं, तो उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो देश की परिस्थिति फिलहाल अभी जब बनी हुई है उसका एकमात्र रास्ता है और लॉकडाउन, कम से कम 15 दिनों का पूरा देश में लॉकडाउन होना चाहिए, तब जाकर हम इस चैन को तोड़ पाएंगे। और तीसरी वेव तो और खतरनाक और डराने वाले हैं आशिया। समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये कोरोना कहर बरपा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि 15 तारीख के बाद इसकी थोड़ी जो कहर है वो थोड़ा धीरे होगा, लेकिन ये कहना मुश्किल है क्योंकि वायरस है, कोई निश्चित तौर पर नहीं कह सकता है कि वायरस इतने दिनों बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जैसे जमशेदपुर में भी हम हर दिन ये बताते हैं कि हर संगठन, हर आदमी, आम आदमी भी अब कहने लगा कि कम से कम 10 दिनों का लॉकडाउन पूर्णता लगा दे सरकार, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो हम अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे, कम से कम हमारी जान तो बचेगी। लोगों की जो आपाधापी होती है बेड के लिए या फिर ऑक्सीजन के लिए, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बने रहेगा। सरकार हालांकि ये तीसरा सप्ताह चल रहा है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का, इसमें ये जरूर हम कह सकते हैं कि आवाजाही थोड़ी शाम के वक्त जरूर कम हुई है, लेकिन लोग अभी भी बाजारों में उसी रफ्तार से आ रहे हैं जिस रफ्तार से पहले आते थे। इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि मैं हर दिन सब्जी बाजारों के आसपास के क्षेत्र में घूमता हूँ। जो मार्केट की बात हो, बहुत जो चीज़ खुली हुई है वहाँ भी लोग एकदम धड़ल्ले से पहुँच रहे, ना कोई सामाजिक दूरी, ना कोई चेहरे पे मास्क, ना सैनिटाइजर करो। ये कारण है कि शहरी क्षेत्र में भी अब ज़्यादा पॉजिटिव केस आने शुरू हो गए। कदमा और सोनारी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस आ रहा है और उन्हीं क्षेत्रों के लोगों की सबसे ज़्यादा मौतें भी हो रही है। हालांकि उसमें कुछ बुजुर्ग भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आसिया हम कहें कि चिंता का विषय है जिला प्रशासन के लिए, राज्य सरकार के लिए,
एक राहत जरूर है कि जो वैक्सीनेशन हो रहा था आसिया जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम में वैक्सीनेशन की किल्लत थी और नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज जिला प्रशासन के द्वारा 12 ऐसे सेंटरों पे वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जिसे फर्स्ट डोज लेना है, जिसे सेकंड डोज लेना है, वो वैक्सीनेशन जाके ले सकते हैं। चूँकि सेकंड डोज के लिए काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे, जिनके 28 दिन से पार हो गया था। लोग को मैसेज भी आ रहा था कि आपको यहाँ पे जाके वैक्सीन लेना है, लेकिन वहाँ वैक्सीन था नहीं। लेकिन अब वैक्सीन आ गया है पूर्वी सिंहभूम में। लोग आराम से जाकर 12 सेंटरों में दिया हुआ है, 12 सेंटरों में जाकर वो वैक्सीन ले सकते हैं और वैक्सीन लेने के लिए आवाजाही में किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। तो हम ये कहें कि प्रशासन, राज्य सरकार मेहनत तो कर रहा है, लेकिन इस मेहनत को सफल बनाने में आम आदमी की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। आम आदमी की सहभागिता नहीं होगी, हम किसी भी जंग को नहीं जीत सकते, चाहे वो राज्य की बात करें या देश की बात है। आम आदमी की जब तक सहभागिता नहीं होती तो किसी भी जंग को जीतना मुश्किल है। और अगर पूर्वी सिंहभूम में जो टेस्टिंग की अगर बात करें तो टेस्टिंग हर रोज़ सामने आ रहे हैं। लोग टेस्टिंग भी सेंटर तक पहुंच रहे हैं, चाहे RT-PCR बोले, चाहे रैट बोले, चाहे रैंडम बोले, ये भी टेस्ट हो रहा है। लेकिन जिला प्रशासन को इस ओर कड़ाई करके सामने आना होगा, कड़ाई पेश करना होगा। जो बॉर्डरिंग इलाका है वहाँ अभी भी टेस्टिंग नहीं हो रही, अभी भी वहाँ पे किसी तरह का चेकिंग नहीं हो रहा है। ये चिंता का विषय, क्योंकि जो हमारा जो पूर्वी सिंहभूम का जिला है वो उड़ीसा से जुड़ता है, बंगाल से जुड़ता है और कई ऐसे रास्ते आसिया कि लोग आराम से शहर में आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन को ये सही का प्रभात आपने है उस ओर दिखाना चाहिए ताकि जो बाहर से जो यात्री आ रहे हैं वहीं पर कोरोना को रोकना होगा और अंदर टेस्टिंग भी बढ़ानी होगी और वहां पर टेस्टिंग की सख्त हिदायत दे कि जो भी आ रहे हैं उनका टेस्ट जरूर करें, क्वारंटीन में रखें 7 दिनों तक कम से कम, ताकि अगर कोरोना संक्रमण लेकर वो आ रहे हैं तो उसकी पहचान हो, उसका ट्रीटमेंट हो। हमारे साथ अंजनी और दिलीप भी जुड़ चुके हैं। अंजनी, लगातार संक्रमितों की दर में गिरावट दर्ज हो रही है इस मिनी लॉकडाउन के बाद। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ संक्रमण का दर घटा है, लेकिन मौतें थमती हुई नजर नहीं आ रही हैं। इन सब के बीच तमाम इंतजामों को देखते हुए क्या आप कह सकते हैं कि अब वैसी दिक्कतें नहीं है जो एक वक्त में आपाधापी थी ऑक्सीजन के लिए या दूसरी तमाम चीजों के लिए, बेड के लिए, क्या वो समस्या खत्म होती हुई नजर आ रही है? देखिए आसिया, कल का जो आंकड़ा है कहीं थोड़ा जरूर थोड़ी राहत देती है। कल यदि हम रांची की बात करें तो एक लंबे समय के बाद 970 मामले आए हैं, लेकिन उससे यदि हम बात करेंगे तो लगभग 900 से अधिक लोग जो हैं कल ठीक भी हुए हैं। और लेकिन एक चिंता की बात जरूर है कि आपने जिस तरह से कहा कि जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट में थोड़ी कमी जरूर आई है। पहले जो 2.11% था, अब वो 2.04% पे आ गया। तो ये लग रहा है कि जो संक्रमण की गति जो बढ़ रही थी उसमें थोड़ी सी ब्रेक जरूर लगी है। लेकिन जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर की रफ्तार जो है वो बढ़ रही है। मृत्यु दर का जो प्रतिशत है वो 1.30% है। कल जब हम लोग बात कर रहे थे तो उस समय 1.24% था। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं हमें चिंता में डालते हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं क्या कि अभी भी जो है कि लोग गंभीरता है, समझ जो नहीं पा रहे हैं कि ऑक्सीजन की जरूरत कब हो रही या कब क्रिटिकल पेशेंट को अस्पताल लेकर जाना है, क्या ये भी एक वजह है मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी? देखिए मौत के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, ये तो एक हम कह सकते हैं कि एक साइंटिफिक मेथड के तहत जो मेडिकल मेथड है उसके अनुसार एक रिसर्च का विषय जरूर हो सकता है। और झारखंड के जो एक्सपर्ट हैं उन्हें इन चीज़ों को लेकर जरूर रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि मौत की रफ्तार जो है वो क्यों बढ़ रही है। देखिए हमें जो लगता है, एक तो क्रिटिकल जो पेशेंट हैं उनकी मौत हो रही है, और दूसरी यदि हम एक बात करेंगे तो समय पे हॉस्पिटल का नहीं पहुंच पाना, ये भी मौत का एक कारण है। और तीसरा जो कोरोना का जो वायरस है वो जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो अपना मिजाज भी पूरी तरह से बदल दिया है, तो उसके जो स्वरूप हैं, उसका जो बिहेवियर है वो भी थोड़ा चेंज है। लोग जब तक समझ रहे हैं तब तक कई लोगों की मौत भी हो रही है। तो ये बातें हो सकती हैं, लेकिन मौत हो रही है ये चिंता की बात है, क्योंकि अब जो है ऑक्सीजन की जो कमी पहले की तुलना में अब उस तरह की बातें नज़र नहीं आती है आसिया, क्योंकि अलग अलग लोकेशन में
अब जो है जो कोविड सेंटर है वो रैपिडली बनाए जा रहे हैं और लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो देने का एक बड़ा प्रयास सरकार के माध्यम से हो रहा है। तो हमें लगता है कि कोई भी जो कोविड पेशेंट है, और दूसरी एक मौत की वजह ये भी मानी जा रही है कि लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हो जा रहे हैं, अपने आप का जो आत्मविश्वास है वो लोग अचानक खो रहे हैं, और यदि आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा तो आपके जो तमाम जो सिस्टम है वो फेल हो जाते हैं। तो हमें लगता है कई कारण है, लेकिन ये एक रिसर्च का विषय जरूर हो सकता है। लेकिन आंकड़े बढ़ भी रहे हैं, ये भी अभी हम कह सकते हैं कि थोड़ी जरूर राहत है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये एक चिंता की बात है। चलिए, और इस पर ध्यान देना होगा विशेषज्ञों को कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है अंजनी, क्या कमियां रह जानी है, या फिर वाकई इतना क्रिटिकल पेशेंट्स को अस्पताल में ला रहे हैं कि उन्हें बचाया नहीं जा सक रहे। इन तमाम चीजों पर ध्यान देना होगा। न्यूज 11 भारत ने भी अपने एक सहयोगी को खो दिया है। हमारे लातेहार के संवाददाता अतुल हमारे बीच नहीं रहे, कोरोना की वजह से उनकी भी जान चली गई है। तो ऐसे कई मामले हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स हो रहे हैं, उसके बाद अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते कई बार उनकी डेथ हो जा रही है, कई बार डॉक्टर संभाल नहीं पा रहे। दिलीप, धनबाद में स्थिति क्या है? क्योंकि कल तक जो आंकड़े थे वो चिंताजनक नहीं थे, लेकिन आज जो आंकड़े आए काफ़ी चिंताजनक हैं। 196 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें सीआईएसएफ के 9 जवान हैं और कोबरा बटालियन के 9 जवान हैं। तो कह सकते हैं कोरोना संक्रमण का दायरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और वहीं अगर सुविधा की बात की जाए तो इसको लेकर के जिला प्रशासन, जिला उपायुक्त बैठक भी करते हैं, पहल भी करते हैं, लेकिन वो पहल सकारात्मक नहीं दिख रहा है, क्योंकि मरीजों का लगातार मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि कोरोना संक्रमण कहीं ना कहीं इसको लेकर के लोग गंभीर नहीं है, लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। भीड़ भाड़ के इलाके में जो जा रहे हैं इसकी वजह से लोग चपेट में आ रहे हैं। हालांकि कल जिला उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि कोरोना से लड़ने को लेकर के या फिर जो बीमार हो रहे हैं उनको बचाने को लेकर के कई पहल किए जा रहे हैं। पीएमसीएच जो यहाँ पे है, अब एनएमसीएच कहा जाता है, वहाँ पे 100 बेड का जो अस्पताल बेड बनाया जा रहा है उसमें 60 आईसीयू रहेंगे, और एक कोविड सर्किल भी बनाया जा रहा है जिसमें धनबाद रहेंगे, गिरिडीह और बोकारो, ये 3 डिस्ट्रिक्ट को लेकर के कोविड सर्किल बनाया जा रहा है, जिसमें कोऑर्डिनेशन डेवलप किया जाएगा। अगर बोकारो में ज़्यादा गंभीर मरीज और धनबाद में अगर उन्हें इलाज की ज़रूरत है तो धनबाद भेजा जाएगा, और धनबाद के जो कम गंभीर मरीज है और बोकारो में ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ इलाज के लिए भेजा जाएगा। तो व्यवस्थाएँ कई प्रकार के किए जा रहे हैं, लेकिन समुचित वो नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोग भी विरोध जता रहे हैं कि जो कोरोना जांच करवा रहे हैं उनकी रिपोर्ट सही समय पे नहीं आ रही, 7 दिन से रिपोर्ट पेंडिंग है। तो जो लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं उन्हें यह भी समझ में नहीं आता कि वो जांच कराने जाते हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं आई, और ऐसे में उनकी तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत जब खराब हो जाती है और जब अस्पताल पहुँचते हैं उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, तो ना वहाँ पर समुचित बेड मिल पाता है, ना आईसीयू में कोई व्यवस्था हो पाती है, और नतीजन की या तो उन्हें समय पर इलाज नहीं मिलता तो उनकी मौत भी हो जाती है। तो इस तरह के मामले धनबाद में कई आ रहे हैं। 9 लोगों की भी मौत कल जो आंकड़ा है उसमें हुई है। तो इसको कैसे रोका जाए, इस पर बड़ी पहल नहीं हो रही। हालांकि ऑक्सीजन को लेकर के बड़ी पहल की गई है। सदर अस्पताल में 120 ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा रहेंगे, अगर निजी अस्पताल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो वो सदर अस्पताल से ले जाएंगे, और जो सरकारी अस्पताल है, चाहे एनएमसीएच हो या फिर कैथलॉग हो, पीजी ब्लॉक हो, सेंट्रल हॉस्पिटल हो, अगर इनको ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो यहाँ पे 2 वैन खड़े रहेंगे, वो ऑक्सीजन लेंगे। ऑक्सीजन सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि जो बेड बनाए गए हैं, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड यहाँ पे बहुत कम है, जिसको लेकर के परेशानी होती है, क्योंकि जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज आते हैं उनके अंदर एक पैनिक हो जाता है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। अगर उन्हें सही समय पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सही समय पे ऑक्सीजन बेड नहीं मिलेगा, सही समय पे अगर आईसीयू में भर्ती नहीं किया जाएगा तो वो ज़्यादा बीमार हो जाएंगे और इस बीमारी से वो लड़ नहीं पाएंगे। तो ऐसे में जो पैनिक हो जाते हैं मरीज, उनको दिक्कत हो रही है, उनको सही समय पे इलाज नहीं मिल पा रहा है, और आईसीयू में भर्ती होने के लिए कभी इस अस्पताल कभी उस अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट कब तक होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन जिला उपायुक्त ने कहा है कि अगले 7 दिनों में कम से कम 30 आईसीयू बेड एनएमसीएच में चालू हो जाएंगे। और जहाँ तक कोरोना रफ्तार की बात है तो धनबाद जिले में दिक्कतें दिलीप वही है कि आईसीयू बेड और वेंटिलेटर इनकी संख्या बढ़ानी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन अब पर्याप्त संख्या में मिल रहे हैं तमाम जगहों पर, इसकी कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन कहीं
कोई दिक्कतें आ रही हैं? जैसे सदर अस्पताल में भी मैनिफोल्ड फ्यूज कर गया था एक वाल्व उसका, जिसकी वजह से थोड़ी देर तक ऑक्सीजन बाधित रही। हालांकि अब उसकी वजह से मौतें हुई या फिर गंभीर पेशेंट थे उसकी वजह से मौतें हुई हैं। सिविल सर्जन इससे इनकार कर रही कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है। बहरहाल इस तरह की घटनाएं फिलहाल हो रही हैं कि मरीजों का प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा संख्या में मरीज हैं, अस्पतालों में उतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, बहुत जल्दबाजी में तमाम चीजें तैयार की जा रही हैं। कई ऐसी वजह हैं जो मौत के आंकड़ों को थाम नहीं पा रही हैं। प्रभात धनबाद ने एक बात कही कि टेस्ट पेंडिंग है, कई दिनों में टेस्ट आ रहे हैं, 7 दिनों का भी वक्त लग जा रहा है। ऐसे में जो कोविड पेशेंट है उसे पता नहीं चल पा रहा वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और संक्रमित दूसरों को भी कर सकता है। फिलहाल कोल्हान में स्थिति कैसी है, जमशेदपुर में हालात कैसे हैं, क्या टेस्ट के जो रिपोर्ट्स हैं वो जल्दी मिल रहे हैं वहां? कोविड का जो काल शुरू हुआ था 2020 में, तो पूरे राज्य का पहला जो टेस्टिंग लैब था एमजीएम अस्पताल में, कॉलेज में ही होता था जी। जो कोरोना का टेस्टिंग होता था, और यहीं से शुरुआत की गई थी। हालांकि उस वक्त थोड़ी से समय लगता था टेस्टिंग में, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो अभी 24 घंटे से 48 घंटे में टेस्ट रिपोर्ट दिया जा रहा है। और जो प्राइवेट में जहाँ RT-PCR लोग करा रहे हैं वहाँ भी अब 48 घंटे के पहले कोशिश की जा रही है कि वो रिपोर्ट दिए। जैसे TMH में टेस्टिंग की जा रही है, TMH अभी टेस्टिंग लैब भी बढ़ा दिया है ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पता चल पाए, जो टेस्टिंग कराने पहुंच रहे लैब में तो उसके बारे में पता चल सके। लेकिन आसिया, इसमें आम आदमी को अपनी समझदारी दिखानी होगी। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आम आदमी समझदारी दिखाएगा तो जो चूक हो रही है वो नहीं होगी। मान लीजिए मुझे किसी व्यक्ति को अगर कोविड है, वो टेस्टिंग के लिए गया है, लैब में टेस्टिंग कराया है, तो उसको अपने आप को अपने घर पे आइसोलेट कर लेना चाहिए कि जब तक हमारी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तभी हम जाके बाहर निकलेंगे। ऐसे में वो समाज को भी बचाएगा, अपना परिवार को बचाएगा। निश्चित है कि जो आसपास घूमते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी बनाकर घूमते हैं कि अगर लगा कि टेस्टिंग नहीं आ रहा है, 7 दिन के बाद आएगा, 5 दिन के बाद आएगा, तो बाजारों में घूमने लगते हैं, आसपास बस्तियों में घूमने। ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे केसेस में पूर्वी सिंहभूम में ये भी देखा गया आशा कि जो अपार्टमेंट्स के एरिया है वहाँ पे पॉजिटिव निकले हैं या फिर टेस्टिंग कराया गया है, तो वैसे लोगों जो है उनको आसपास के लोग उनके पर नजर बना के रखे। अगर वो कहीं बाहर निकलता तो प्रशासन को तुरंत इत्तला की जाती है और प्रशासन उसे वापस घर में रहने की तो ऐसे जागरूक होना पड़ेगा आम लोगों को भी। प्रभात, टेस्टिंग में कमी एक वजह भी सामने आ रही है कि संक्रमण हो सकता है, इसकी वजह से पहले लोग अपने आप को नेगेटिव मान लेते हैं या फिर रिपोर्ट जब तक नहीं आती तब तक लापरवाही बरतते हैं। क्या राजधानी में अब तेजी नजर आ रही? बहुत सारे पेंडिंग थे ऐसे टेस्ट, क्या अब उनकी पेंडिंग अब खत्म हो गए हैं, फौरन रिपोर्ट मिल जा रही है या फिर कहीं और दिक्कतें हैं? देखिए आसिया, ये यदि हम सरकारी बात करेंगे तो जहाँ स्कूलों में जो सैंपल लिया जा रहा है उसकी रिपोर्ट अभी भी आने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन यही आप प्राइवेट में लोग कराते हैं तो सुबह यदि आप अपना सैंपल देंगे तो देर शाम तक जो है या 3 से 4 घंटे में वो लोग रिपोर्ट दे देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये फ़र्क ज़रूर है और हमें लगता है कि ये जो फासला है इसे थोड़ा कम करना होगा। लेकिन ये भी बात है कि जो मशीनें हैं, RT-PCR का जो रिपोर्ट आता है वो मैनुअली होता है और उसमें मैन पावर की भी कमी है। लेकिन अभी हेमंत सरकार ने इसे कई नए लोकेशन में जो है टेस्ट का जो मशीन है वो कई जगहों पे लगा है। तो राज्य के 6 और नए जिलों में इन चीज़ों की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, एक एक करके बढ़ाई जा रही हैं। तो हमें लगता है कि भले थोड़ी देर होती है, लेकिन ये जो देर होने की वजह से क्या होता है, कोई यदि संक्रमित व्यक्ति है तो उसके जब रिपोर्ट्स देर से आते हैं तो वो व्यक्ति खुद को स्वस्थ व्यक्ति समझता है और वो फिर उसका जो ये वजह होती है अंजनी, शायद इसलिए कि वो कई लोगों को और संक्रमित कर सकता है। दिलीप, दूसरी लहर के लिए ना तो केंद्र तैयार था और ना कोई देश का कोई भी राज्य तैयार था, इसीलिए शायद इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। विशेषज्ञों का दावा है और ये कहना है कि तीसरा वेव भी आएगा, बहुत जल्द आएगा। तो ये जो तमाम तैयारियां अब दूसरे लहर में की जा रही हैं सरकारों की तरफ से,
ये तीसरे लहर में काफी होंगी या सरकार को अभी से एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि दूसरे लहर में जो गलतियां हुई हैं ये सोच लिया हमने कि अब कोरोना खत्म हो गया भारत से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तीसरे लहर के लिए कितने तैयार अब हम इस फेज से हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल दूसरी लहर की जो तैयारी थी वो अभी तक पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हुई। जिस तरह से मरीज लगातार कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं और गंभीर अवस्था में वो इलाज के लिए आ रहे हैं, उन्हें समुचित इलाज नहीं मिल रहा है। ऐसे में एक बड़ी पहल करने की जरूरत है। धनबाद में कई ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं, बड़े बड़े स्वास्थ्य केंद्र जो बनकर तैयार है, उनका उपयोग अभी तक जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं किया गया है। वहीं जो यहाँ पे केंद्रीय एजेंसियाँ हैं, BCCL है, उनके भी कई बड़े स्वास्थ्य केंद्र हैं धनबाद में, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। चाहे भूली की बात की जाए, झरिया की बात की जाए, बागमारा की बात की जाए, कई बड़े बड़े स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें अगर समुचित बेड की व्यवस्था की जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए, ICU बेड बनाया जाए, तो ये तमाम जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें दूर हो जाएगी। क्योंकि अभी जो भी तैयारियां धनबाद में किए जा रहे हैं वो दूसरे चरण के लिए किए जा रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि 300-200 से ज़्यादा मरीज आ गए हैं तो कैसे 100 बेड बढ़ाया जाए, फिर 10 दिन ऐसे निकल जाएंगे, फिर 10 दिन बाद मरीजों की संख्या में इजाफा होगा, फिर वो सोचेंगे कि किस अस्पताल में 100 बेड या 50 बेड की व्यवस्था की जाए, जहाँ पे ICU बेड बनाया जाए और मरीजों का समुचित इलाज हो। लेकिन एक बड़ी पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि तीसरी लहर अगर आती है तो जो अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरह से जो साइंटिस्ट उन्होंने भी घोषणा की है कि बहुत बड़ी आपदा लेकर के आ सकती है तीसरी लहर, तो ऐसे में एक बड़ी पहल करने की जरूरत है। जो भी यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो भी बड़े बड़े अस्पताल हैं, उनमें वो सुविधा मुहैया करा कर रखनी होगी पहले से ही, ताकि जब ऐसी कोई पैनिक की स्थिति आए तो लोग वहाँ पे समुचित इलाज करवा पाएँ, कोई भयभीत ना हो और उसमें भाग दौड़ की स्थिति नहीं बने कि ऑक्सीजन खत्म हो रहे हैं तो वेंटिलेटर नहीं है, तो ICU बेड नहीं है, तो ये सबक है, ये जो दूसरी लहर है ये सबक है राज्यों के लिए, सरकारों के लिए। दिलीप, की तैयारियां आपकी क्या थी जब पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा था और हम अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हमने विजय पा ली, वैसे में किस रूप में कोरोना वापस लौटा और कितने जान की क्षति हो रही है, हर दिन हो रही है और पता नहीं ये सिलसिला कब थमेगा। प्रभात, लगातार आप कवरेज करते रहते हैं, अस्पतालों में कमियां देख रहे हैं, सुविधाएं देख रहे हैं। अब तीसरे लहर के लिए क्या लगता है, सरकारों को किस स्तर पर काम करना होगा कि दूसरे लहर के साथ साथ तैयारी तीसरे लहर के लिए भी हो जाए कि लोगों की जानें बच सके, इस तरह से मौत ना हो? बिल्कुल, देखिए आशिया, ये शहरी क्षेत्र में तो लोगों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है ग्रामीण क्षेत्रों में। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र तो तैयार हो गए लेकिन वहाँ अभी भी डॉक्टर नहीं पहुँचते। तो वैसे स्वास्थ्य केंद्रों में जिला प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम एक नर्स, एक डॉक्टर मौजूद रहे और 5 से 10 बेड ऐसे तैयार किए जाए जो ऑक्सीजन के साथ साथ वेंटिलेटर की भी व्यवस्था हो, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जब पूरा कम होने लगता है तो उसे वेंटिलेटर की जरूरत होती है। तो वैसे में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दी जाए, 5 वेंटिलेटर या 3 ही वेंटिलेटर किया जाएगा, तो जो तीसरा वेव आया तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जो विशेषज्ञ बता रहे हैं 2 से 3 दिन से ज्यादा पार नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 से 3 दिन में पेशेंट इतना क्रिटिकल हो जा रहा है, उसके बाद उसकी मौत हो जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी हालांकि 2 हॉस्पिटल तो है जिसके पास ICU बेड है, लेकिन जो MGM अस्पताल है या फिर सदर अस्पताल को बहुत ज़्यादा अभी अगर हम कहें आशिया तो अपग्रेड किया गया है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की लेकर हो या फिर बेडों की लेकर। लेकिन इन अस्पतालों में अगर ऑक्सीजन के सिलेंडर के अलावा अगर हम वेंटिलेटर और ICU बेड अगर कम से कम एक कमरे में तैयार कर देते तो निश्चित है लोगों की जान जो रफ्तार से बढ़ रही है उसको थोड़ा हम लोग कम कर सकते हैं। हालांकि ये सारी चीजें डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट की क्या स्थिति है, पेशेंट किस अवस्था में हॉस्पिटल तक पहुंचा। मैं एक वाकये का जिक्र करना चाहता हूँ। अच्छा, कल जब सिविल सर्जन से हम लोग जब लाइव कर रहे थे तो उस समय एक डॉक्टर के पास एक फोन आया, गांव से एक पेशेंट का फोन आया, उसका ऑक्सीजन लेवल 68 आ गया था। सोचिए वो 68 आ गया, उसके बाद उसे करीब 15 से 20 किलोमीटर सदर अस्पताल था। उस परिस्थिति में अब वो डॉक्टर करे तो क्या कि जो भी इंजेक्शन थे, जो दवाइयाँ था वो आपको दिया जा रहा था, ऑक्सीजन लगा कर लाया जा रहा था, लेकिन पता नहीं वो हॉस्पिटल तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। डॉक्टर जैसे बता रहे थे इतना नीचे आ जाने के बाद पेशेंट को बचाना बहुत ही मुश्किल होता। अगर गांव के क्षेत्रों में जो गांव में भी अब इंतजाम करना पड़ेगा प्रभात, यही एक उपाय नजर आता है और कई राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है इस कोविड काल में।
इससे सबक लेते हुए दूसरे राज्यों को भी, हमारे राज्यों में भी सीख लेनी होगी और उसी स्तर पर काम करना होगा। इच्छा शक्ति रहेगी तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है और उसे पूरा किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, प्रभात, दिलीप, आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार हम कोशिश करते हैं कि जिलों की स्थिति के बारे में आपको बताते रहें। कोविड में क्या इंतजाम है, अस्पतालों की स्थिति क्या है, कहां पर कमियां हैं, कहां पर खामियां हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ये भी हम बताएं कि किन अस्पतालों में आपको बेड मिलेंगे, कहां पर आईसीयू मिलेंगे, कहां पर वेंटिलेटर मिलेंगे।